हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विजडम टूथ। दोस्तों, कश्मीर की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने जान लिया है कि किस तरह कश्मीर ने मौर्यन अंपायर से लेके डोगरा रूलर राजा हरी सिंह की हुकूमत देखी और फिर उसके बाद पाकिस्तान के अटैक को बेअसर किया। हालांकि इस अटैक के बीच में ही मामला यूनाइटेड नेशंस पहुंच गया और सिचुएशन को वहीं रोक दिया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर के कुछ एरिया पे इलीगली कब्ज़ा कर रखा है, जिसको हम पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। तो 1947 की लड़ाई के बाद कश्मीर की घाटी में शांति थी और कई इलेक्शंस भी होते रहे, लेकिन फिर अचानक 1987 के बाद सब कुछ बिगड़ जाता है और ऐसा बिगड़ता है कि आज तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया। तो चलिए जानते हैं अब कि आगे ऐसा क्या होता है। पहले तो मैं कोशिश करता हूँ कि 1947 और 1987 के बीच की कहानी जल्दी से बता दूँ, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए कि कैसे छोटी छोटी घटनाएं फाइनली एक ऐसा मंच तैयार करती हैं जिसने आग को और ज़्यादा बढ़ा दिया। 1947 के बाद आपको पता ही है कि 1962 में हम चाइना से लड़ते हैं और हार जाते हैं एंड चाइना हमारी एक टेरिटरी पे कब्ज़ा कर लेता है, जिसको आज हम अक्साई चीन कहते हैं। इस समय का फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान भी 1965 में अटैक करता है, ये सोच के कि हम कमज़ोर हो चुके हैं। लेकिन 1965 में भी हमने फिर से एक बार बहुत ही बुरी तरह से पाकिस्तान को लात मारी। जो बॉर्डर मूवी बनी है वो एक्चुअली इसी 1965 की लड़ाई में बनी है। इन सब के बीच कश्मीर के अंदर शांति तो थी, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट अभी भी हो रहे थे एंड वायलेंस तो ना के बराबर था। बट इन सब ने छोटे छोटे पॉलिटिकल ग्रुप्स को ज़रूर जन्म दे दिया, जो चाहते थे कि वोटिंग होना चाहिए कि कश्मीर को भारत में रहना है या नहीं। पीएम इंदिरा गांधी इन सब से परेशान थी और वो कश्मीर पे कुछ करना चाहती थी जिससे इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। बट इसी बीच 1971 में फिर से इंडिया पाकिस्तान युद्ध हो गया और हमने ना सिर्फ पाक को हराया, बांग्लादेश को आज़ाद करवाया और पाक के लगभग 90,000 सैनिक को भी बंदी बना लिया। आज कहा जाता है कि इंदिरा गांधी चाहती तो शायद इन 90,000 सैनिकों को देकर पाक ने जो पीओके पे कब्ज़ा कर रखा है वो वापस ले सकती थी, बट उन्होंने अपनी ह्यूमैनिटी की इमेज को बनाने के चक्कर में पाक को वो सारे सैनिक ऐसे ही फ्री में दे दिए। 100 में से 90 लोग इसे उनकी भूल मानते हैं। बट फिर जल्दी ही 1972 में ही इंडिया पाकिस्तान के बीच एक समझौता होता है, जिसको शिमला समझौता कहते हैं। इसमें दोनों देशों ने ये माना कि अब से कश्मीर के मसले को किसी भी तीसरी कंट्री के पास नहीं लेके जाया जाएगा, किसी भी तीसरी इंस्टीट्यूशन के पास नहीं लेके जाया जाएगा, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस के पास पिछली बार चले गए थे। अब आगे से इंडिया और पाकिस्तान आपस में ही इस मसले को सुलझाएंगे। बट पाकिस्तान अपने वादों पे कब खड़ा उतरा है, वो जल्द ही ये वादा तोड़ देता है और अब 1971 की अपनी बेइज्जती को कम करने के लिए वो और ज़्यादा उकसाने लगता है कश्मीरियों को कि आज़ादी मांगो भारत से। अब बहुत हो चुका था। अब इंदिरा गांधी चाहती थी कि इस मसला को सॉल्व किया जाए। तो फाइनली 1975 में इंदिरा गांधी जी ने शेख अब्दुल्ला के साथ एक और एग्रीमेंट किया, जिसमें अब्दुल्ला जी को इस बात पे मनाया गया कि आपको सीएम बनाया जाएगा, लेकिन अब ये वोटिंग नहीं होगा कभी भी, और कश्मीर इंडिया का है और इंडिया का ही रहेगा। समझौता हो गया, शेख अब्दुल्ला सीएम बन गए। बट फिर जल्द ही देश में कई बड़े इंसिडेंट होते हैं, जैसे कि 1977 का नेशनल इमरजेंसी, ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी का असैसिनेशन। इन सब को देख के शेख अब्दुल्ला को लगने लगता है कि उनका करियर सेक्युलर बनने से नहीं चलेगा और वो भी कम्युनल बातें करने शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा पहलू था, क्योंकि कई छोटे छोटे लीडर जनता को भड़काते रहें कई साल। पाक भी कोशिश करता रहा, लेकिन उतना असर नहीं हुआ। लेकिन जब शेख अब्दुल्ला ने ये रास्ता चुना तो मामला सीरियस हो गया, क्योंकि वो कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। वो रैलीज़ में भड़काऊ भाषण देने लगे। इनफैक्ट हज़ारों गाँव का नाम बदलकर इस्लामिक नाम रख दिया गया, जो कि पहले हिंदू नाम पे के हुआ करते थे। शेख अब्दुल्ला इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, लेकिन 1982 में उनका देहांत हो जाता है और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का कमान संभालते हैं उनके बेटे फ़ारूक अब्दुल्ला और वो आगे बढ़ते हैं। बट इन सब के बीच में जो ये छोटे छोटे लीडर्स थे, ये आगे के इलेक्शन जो 1987 का इलेक्शन आने वाला होता है उससे लड़ने के लिए एक बड़ा ग्रुप बनाते हैं, जिसका नाम होता है मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। इसमें ये सब आपस में मिल जाते हैं और एक साथ लड़ने का निश्चय करते हैं और इनका एम होता है कि अब कश्मीर को संवैधानिक तरीके से हम हासिल करेंगे। तो जब 1987 का इलेक्शन होने वाला होता है, तब
किसी भी हाल में जीतने के लिए फ़ारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और राजीव गांधी की इंडियन नेशनल कांग्रेस मिल जाती है। इलेक्शन होने के बाद सबको पता होता है कि एक्चुअली इस बार मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट जीतेगी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अपनी पकड़ बना ली थी। बट अचानक से अनाउंस होता है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत गई है। पूरा कश्मीर सदमे में होता है दोस्तों। कहा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन हार गई थी, बट उन्होंने घपला किया, घोटाला करके अपने आप को जिता लेते हैं, क्योंकि उस समय सेंट्रल में इंडियन नेशनल कांग्रेस पावर में थी। कई मीडिया ने भी इस बात को प्रूव किया है। लेकिन इस इलेक्शन के रिजल्ट ने सब कुछ बर्बाद कर दिया जम्मू एंड कश्मीर के लिए। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के कई छोटे छोटे लीडर थे, वो अब संविधान का रास्ता छोड़कर आतंक का रास्ता चुन लेते हैं। इनमें से कई तो मुजफ्फराबाद चले जाते हैं और वहाँ से ऑपरेट करते हैं पाकिस्तान की मदद से। पाकिस्तान तो अब इन्हें ना सिर्फ बंदूक और हथियार देता था, बल्कि पैसा, ट्रेनिंग और बाकी सारे रिसोर्सेज देता था जो कश्मीर को शांत ना रहने दे। 1987 के बाद कश्मीर में आतंक पूरी तरह से फैल चुका था। लोग रोज़ कई जाने जाती थी, कई राइट्स होते थे। इतना ज़्यादा कम्युनल राइट्स बढ़ गए थे कि कश्मीरी पंडितों को रातों रात लाखों कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भागना पड़ गया। और वो आज भी, उनमें से कई सारे ऐसे हैं जो आज भी इनफैक्ट 30 साल बाद भी कैंप्स में रहते हैं। वो उनको आज तक उनका जो घर था वो घर वापस नहीं जा पाए, और ना ही यहाँ कहीं घर पे कहीं रह पाएँ। वो कैंप में ही रहते हैं 30 साल बाद भी। फिर भारी मात्रा में आर्मी को भेजा गया, स्पेशल कानून लगाया गया, जैसे कि अप्सपा जो होता है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। इसकी मदद से सिचुएशन को थोड़ा सा काबू में लाया गया। काफ़ी आतंकवादियों को मार दिया गया, कम कर दिया। कई भाग के जो मुजफ्फराबाद गए, मतलब जो ये मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट था, ये भी दो भाग में डिवाइड हो गया। एक की जो बिल्कुल भी एकदम ही अगेंस्ट था कि हम आतंक ही फैलाएंगे, टेररिस्ट ही बनेंगे, वो मुजफ्फराबाद चले गए और पाकिस्तान में ही चले गए आगे, और पाकिस्तान की मदद से ऑपरेट आज तक करते आ रहे हैं। दूसरा एक ग्रुप बन गया, जो ग्रुप यहीं पर रहा, लेकिन वो मतलब जो कानूनन तरीके से आगे लड़ने के लिए कहा कि हम आगे कानूनन तरीके से लड़ेंगे, जिसको हम आज सेपरेटिस्ट ग्रुप कहते हैं। तो इस तरह से आर्मी के जाने के बाद सिचुएशन थोड़ा तो कंट्रोल हुआ, बट आतंक जो है वो चलता ही रहा, चलता ही रहा। फिर बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आते हैं तो वो सिचुएशन को सुधारने की कोशिश करते हैं। समझौता एक्सप्रेस वगैरह काफ़ी कुछ होता है उस समय, बट उसके बाद कारगिल युद्ध हो जाता है। इस युद्ध के बाद फिर से कोशिश की जाती है मनमोहन सिंह गवर्नमेंट द्वारा कि वापस से सब कुछ ठीक किया जाए। 3-4 साल 5 साल तक ये कोशिश चलती भी है, अमन की आशा वगैरह बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। बट फिर मुंबई अटैक हो जाता है 2008 में, और फिर सब कुछ फिर तबाह हो जाता है। फिर वैसे ही सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कश्मीर में, जो कि पहले थी, 1987 के बाद थी। जवान शहीद होते हैं, लोग मरते हैं, आतंकवादियों को मारा जाता है, बट कुछ ठीक नहीं होता। फाइनली अब आर्टिकल 370 को हटाया गया है, जो कानूनन रूप से कश्मीर में बहुत कुछ बदल देगा। एंड ये उम्मीद भी है कि अब वापस से सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर कश्मीर में शांति लाना है तो इसके लिए दो पहलुओं पे काम करना होगा। पहला कि जो पाक ने जहर फैला दिया है लोगों में, उसको और ना फैलने दिया जाए, और ये जितने जहर फैलाने वाले टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इनको तो हमारी आर्मी धीरे धीरे ख़त्म कर ही रही है। और दूसरा स्टेप ज़्यादा कारगर मुझे लगता है, वो ये है कि कश्मीर के लोगों में जो हिंदू मुस्लिम को लेकर पहले प्यार हुआ करता था, वो फिर से लाया जाए। क्योंकि जब दो भाइयों में आपस में प्यार होगा, भरोसा होगा, तो पाकिस्तान जैसा कोई तीसरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाकी आपका क्या सोचना है इस इशू पे, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने कश्मीर की कहानी, जो कि लगभग 2000 साल की थी, मैंने 3 एपिसोड्स में ख़त्म किए हैं। तो आपको ये वीडियोस कैसे लगे, आप हमें कमेंट करके बिल्कुल बताइए। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया आपको, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।